हेलो फ्रेंड्स, आई एम रिंकू एंड वेलकम टू आवर चैनल ट्रिकी स्टडी फॉर यू। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप जीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप ट्रिकी स्टडी फॉर यू को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। फ्रेंड्स, यह जीपीएससी से रिलेटेड मेरा 4th वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था को उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था कहा जाता है, क्योंकि उरांव जनजाति की जो शासन व्यवस्था है वह पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था कहलाती है। तो इसलिए हम लोग इसके अंतर्गत उरांव जनजाति के ही बारे में पढ़ेंगे। उरांव जनजाति द्वारा जो शासन व्यवस्था बनाया गया है वही पढ़ा पंचायत कहलाता है। तो उरांव जनजाति झारखंड की दूसरी तथा भारत की चौथी बड़ी जनजाति है। वहीं जनजातियों की कुल जनसंख्या में उरांव जनजाति का जो प्रतिशत है वह है 18.14%। ठीक है, 18.14%। और इसका जो मुख्य रूप से संकेंद्रण है, मुख्य रूप से झारखंड के क्षेत्र में निवास है, वह है छोटा नागपुर का पठारी इलाका। लगभग 90% जो उरांव का जो निवास स्थल है वो छोटा नागपुर के क्षेत्र में है, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में। इनका अन्य देख लेते हैं निवास स्थल, जैसे कि संथाल परगना तथा कोल्हान प्रमंडल। उरांव का जो आगमन हुआ वह दक्षिण भारत में झारखंड से हुआ है, यानी कि दक्षिण भारत से उरांव झारखंड में आके बसे हैं। जब ये छोटा नागपुर के क्षेत्र में उरांव आते हैं तो ये क्या करते हैं, जंगलों को साफ करते हैं, साफ कर उसे कृषि योग्य भूमि बनाते हैं और यहीं अपना गांव भी बसाते हैं। ठीक है, ये प्रथम जंगल साफ कर खेत बनाने वाले भूंयहर कहलाएं। बाद में आने वाले जो उरांव थे वो जेठ रैयत या रैयत कहलाएं। देखते हैं भूंयहर का क्या अर्थ है। तो भूंयहर का अर्थ है भूस्वामी। ठीक है, भूंयहर का अर्थ है भूस्वामी। तो प्रश्न यह पूछ लिया जाता है कि भूंयहर का क्या अर्थ है। जैसे कि प्रश्न पूछा गया था कि खूंट का क्या अर्थ है, तो खूंट का अर्थ परिवार है। उसी तरह से यह पूछा जा सकता है कि भूंयहर का क्या अर्थ है, तो भूंयहर का अर्थ है भूस्वामी। उरांव द्वारा जो कृषि योग्य बनाई गई भूमि है उसी को भूस्वामी कहते हैं, भूस्वामी यानी कि भूंयहर कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं भूंयहर खेत। भूंयहर खेत किसको कहते हैं, तो उरांव द्वारा जो खेत बनाया गया है उसी को भूंयहर खेत कहते हैं। एंड उरांव द्वारा जो गांव बसाया गया है उसको भूंयहर गांव कहते हैं। एंड बाद में जो उरांव झारखंड में आके बसे उसको जेठ रैयत या रैयत कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पाहन। तो पाहन का धार्मिक प्रधान गांव का जो धार्मिक प्रधान है वो पाहन कहलाता है और इसका जो सहयोगी है वो पुजार कहलाता है। ठीक है, पाहन का सहयोगी पुजार कहलाता है और जिस कुल का पाहन होता है उसे पाहन खूट कहा जाता है। ठीक है, अभी मैंने बताया खूट का क्या अर्थ है, तो खूट का अर्थ परिवार से है। अब देखते हैं पाहन का क्या कार्य है। तो पाहन का जो प्रारंभिक रूप में जब इसके शासन व्यवस्था का गठन हुआ उसमें तो इसका कार्य प्रशासनिक तथा धार्मिक का था, किंतु फिर इसके बाद पाहन का कार्य केवल धार्मिक तक सीमित रहा। ठीक है, धार्मिक तक। प्रशासनिक कार्य की जिम्मेवारी किसको मिली, तो महतो का। शुरुआत में पाहन का कार्य प्रशासनिक तथा धार्मिक दोनों था। बाद में पाहन की सहायता हेतु मुखिया का चयन किया गया जो कि महतो कहलाया। अब देखते हैं बैगा। बैगा किसको कहेंगे, तो उरांव गांव का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान का कार्य बैगा द्वारा संपन्न होता है। यह सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, इसलिए सभी आप नोट डाउन करते जाइएगा। नेक्स्ट है पाहन। तो पाहन धार्मिक रीतियों को संपादित करता है। तो पाहन का प्रारंभिक कार्य मैंने क्या देखा था, तो प्रशासनिक तथा धार्मिक रीतियों को संपादित करना। नेक्स्ट देखते हैं पढ़ा शासन व्यवस्था को 3 स्तरों में बांटा गया है, जिसमें पहला स्तर है ग्राम स्तर। ठीक है, ग्राम स्तर। तो गांव की जब जनसंख्या बढ़ने लगी तो उसमें विवाद भी बढ़ने लगा और इस विवादों को निपटारा हेतु एक पंचायत बनी जिसको ग्राम स्तर की पंचायत कहते हैं। ठीक है, इसमें गांव के सभी जो वरिष्ठ थे, गांव के जितने भी वरिष्ठ सदस्य थे वे पंच हुए और इसका अध्यक्ष मुखिया यानी कि महतो कहलाए। ठीक है, ग्राम स्तर में के जो अध्यक्ष बने उसको मुखिया कहा गया, मुखिया को ही महतो कहते हैं। ठीक है, महतो का सहयोगी मांझी हुए और मांझी की सहायता से ही महतो पंचायत को सुचारू रूप से चलाया जाने लगा।
गांव के धार्मिक अनुष्ठान जैसे पर्व त्योहार शादी विवाह का कार्य पाहन द्वारा होता है। एंड पाहन का जो सहयोगी होता है उसको बैगा कहते हैं, ठीक है। पाहन का सहयोगी बैगा कहते हैं। ग्राम पंचायत गांव के अंदरूनी मामलों का निपटारा करती है, जैसे कि चोरी, विवाह संबंधी विवाद, संपत्ति बंटवारा तथा यौन अपराध। यानी कि ग्राम पंचायत में जो जितने भी अंदरूनी मामले रहते हैं गांव के, उस सभी का निपटारा होता है, केवल हत्या को छोड़कर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पढ़ा स्तर। तो कई निकटवर्ती पड़ोसी गांव का संघ समुदाय है, यानी कि कई पंचायतों को मिलाकर एक पढ़ा का गठन किया जाता है, जैसे कि 5, 7, 11, 21 तथा 22 गांवों को मिलाकर पढ़ा का निर्माण किया जाता है। और इसका मुखिया पढ़ा राजा कहलाता है, ठीक है। इसका मुखिया पढ़ा राजा कहलाता है। पढ़ा के गांव में से एक को राजा गांव, दूसरे को दीवान गांव, तीसरे को पनेर गांव तथा चौथे को कोतवार गांव और शेष गांवों को प्रजा गांव कहते हैं, ठीक है। पढ़ा गांव में से एक को क्या कहते हैं, पहला को राजा गांव कहते हैं, दूसरे को दीवान गांव कहते हैं, तीसरे को पनेर गांव कहते हैं, चौथे को कोतवार गांव कहते हैं तथा शेष गांवों को प्रजा गांव कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं उरांव की शासन व्यवस्था में पड़ने वाली गांव। तभी मैंने जो डिस्कस किया, पहला को हमने पढ़ा राजा गांव कहा, दूसरा को दीवान, तीसरा को पनेर गांव, चौथा को कोतवार एंड पांचवा को प्रजा गांव कहते हैं। इसमें जो कुंवारे जो व्यक्ति हैं उसको पाहन नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। जो कुंवारे हैं वो पाहन नहीं बन सकते हैं। पाहन गांव को बनाता है, महतो गांव को चलाता है, फिर भी इनको कर लगाने, वसूलने तथा कोई वित्तीय अधिकार इनके पास नहीं होता है, ठीक है। ये अधिकार पंचायत तथा पंचों में ही समाहित होता है, सन्निहित होता है। नेक्स्ट देखते हैं पढ़ा दीवान स्तर। तो यह सर्वोच्च पदधारी है, ठीक है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि सर्वोच्च पदधारी पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में कौन सा स्तर है, तो पढ़ा दीवान स्तर। यह सर्वोच्च पदधारी है जो सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करती है। यह सभी पढ़ा राजाओं के ऊपर होता है तथा इनके बीच समन्वय बनता है। पढ़ा राजा द्वारा अनिर्णीत मामलों को पढ़ा दीवान को हस्तांतरित किया जाता है। वर्तमान समय में सरकारी पंचायत के साथ साथ पारंपरिक पंचायत व्यवस्था भी देखने को मिलती है, ठीक है फ्रेंड्स। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, यदि आप जीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।